So, welcome everyone to my channel साइकोलॉजी की पाठशाला। आपका बहुत 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 स्वागत है। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट द वेरी ईजीएस्ट टॉपिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, जो कि बचा रह गया था, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमारे पिछले वीडियोज़ में भी, जहाँ पर हमेशा हमने स्ट्रेंथ के बारे में बात करी है। तो ऑफ कोर्स आज हमें आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो एंड इसके बाद आपका एटलीस्ट मेरा वीडियो देखने के बाद आपका ये यूनिट तो प्रिपेयर हो ही जाएगा, इतना मैं कह सकती हूँ। तो बिल्कुल, लेकिन हाँ, ध्यान से पढ़िए, कंसेप्ट के साथ पढ़िए एंड पूरा वीडियो देखिएगा, देन ओनली आपका ये प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। सो और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी ये हेल्प हो जाए। एंड प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, अगर हेल्पफुल है, अगर लग रहा है कि येस बिल्कुल काम की चीज़ है, तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए विथ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके बारे में बात करने कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ क्या है। तो पहले तो ये एक पूरी बुक लिखी गई थी, इट वाज अ बुक एक्चुअली, एक बुक थी कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ की, और जो कि किसने दी थी, किसने लिखी थी? पीटरसन एंड सेलिगमैन। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीटरसन एंड सेलिगमैन। एंड जब भी कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ की बात होती है तो पीटरसन एंड सेलिगमैन का ही नाम आता है। ठीक है, एंड इन्होंने वैल्यूज़ इन एक्शन क्लासिफिकेशन को बताया था। तो सबसे पहली चीज़ तो वैल्यूज़ इन एक्शन क्लासिफिकेशन हमेशा VIA के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ हमेशा क्वेश्चन में भी, इवन अगर आप पेपर में भी देखेंगे तो VIA क्लासिफिकेशन लिख कर आता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको VIA का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, बट हम रट लेते हैं क्योंकि हमने उसको देख लिया है। तो ऐसा मत करिए, वैल्यूज़ इन एक्शन इसका फुल फॉर्म है। सो पीटरसन एंड सेलिगमैन ने वैल्यूज़ इन एक्शन क्लासिफिकेशन दिया था कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ का। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन तो ये आता है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि कितने वर्च्यूज़ हैं और कितने कैरेक्टर स्ट्रेंथ है। तो टोटल 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ है एंड 6 वर्च्यूज़ है। ठीक है, तो कितने कैरेक्टर स्ट्रेंथ हो गए आपके? 24 एंड 6 वर्च्यूज़ हो गए। तो इसको भी आपको आगे जाके आपको मिल जाएगा। सो कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ क्या है? बैकबोन है किसका? पॉजिटिव साइकोलॉजी का। सो ये पूछ सकता है कि किस फील्ड में कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ की इमर्जेंस है या बात की गई है, तो बिल्कुल पॉजिटिव साइकोलॉजी में है। एंड सेलिगमैन इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। सेलिगमैन का नाम बहुत यूज़ होता है। उसके बाद सेलिगमैन एंड पीटरसन ने मिलकर VIA क्लासिफिकेशन दिया था। VIA का फुल फॉर्म है वैल्यूज़ इन एक्शन। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इनका सब्सटैंशियल एफर्ट्स माना जाता है कि इस फील्ड में ये एक बहुत ही बड़ा एफर्ट आया है। कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यूज़ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक में आ सकता है कि क्या कैरेक्टर स्ट्रेंथ डिस्क्रिप्टिव होते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एम्फेसिस होता है वो क्लासिफाई करने में होता है साइकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुडनेस को, यानी किस तरीके की अच्छाइयाँ हैं एक ह्यूमन बींग्स में। क्योंकि ऑफकोर्स पॉजिटिव साइकोलॉजी ने यही कहा था कि ह्यूमंस के अंदर एक अच्छी टेंडेंसी भी होती है, राइट? रॉजर का फुली फंक्शनिंग पर्सन वाली भी बात कही गई थी। पॉजिटिव साइकोलॉजी में यही आता है कि ह्यूमन बींग्स में सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं, बट पॉजिटिविटी भी है, उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी है। तो उन्होंने यही बोला, इन्होंने क्लासिफाई किया कि कुछ साइकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं गुडनेस के जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, कल्चर, नेशन, बिलीव्स में, रादर देन प्रिस्क्राइबिंग व्हाट ह्यूमंस शुड डू टू बी गुड और इम्प्रूव। तो इसमें ये बात नहीं होती है। मतलब हम यहाँ पर ह्यूमंस को ये नहीं बताते कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर शुड का पार्ट नहीं आता, शुड प्ले नहीं करता, शुड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो शुड क्या है? शुड का कोई रोल नहीं होता है। शुड मतलब होता है कि हम एक ऑब्लिगेशन लगा दिया हमने कि आपको ऐसा ही करना है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो एम्फेसिस क्या है? ये एम्फेसिस साइकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुडनेस को सिर्फ क्लासिफाई करने में है, ना कि ये बताने में कि ह्यूमंस को कैसा अच्छा करना चाहिए, क्या करना चाहिए और अपने आप को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं एंड प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं। ठीक है,
अगली बात यहाँ पर जो कही गई है, जो जैसे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का क्लासिफिकेशन बताता है। जो पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एलिमेंट्स का, जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल में। इफ़ यू ऑल हैव स्टडी, 10th में हम सबने पढ़ा है। उसी तरीके से VIA क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने कहा VIA के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पेपर में भी VIA ज़्यादातर लिख कर आता है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। वैल्यूज़ एंड एक्शन होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या है, ये एक क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव ट्रेड्स का, यानी इसने क्लासिफाई कर दिया कि इस तरीके से एक, जैसे ये ट्रेड इसमें आती है, ये ट्रेड इसमें आती है, तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है पॉजिटिव ट्रेड्स का। जैसे कि इन्होंने बोला कि जैसे यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ्स क्या है, क्यूरोसिटी, काइंडनेस, ब्रेवरी, परसिवरेंस, होप, ग्रैटिट्यूड, ये सारे इस फ्रेमवर्क के पार्ट है। अभी आगे चलकर वी विल सी कि किस तरीके के 6 वर्च्यूज़ हैं और उन 6 वर्च्यूज़ के अंदर किस तरीके से कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को डिवाइड किया गया है। VIA क्लासिफिकेशन एक इट इज़ नॉट अ टैक्सोनॉमी ऑफ स्ट्रेंथ्स, ठीक है, ये कोई टैक्सोनॉमी नहीं है, क्योंकि टैक्सोनॉमी में क्या होता है, एक डीप थ्योरी होती है। जब भी हम टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो हम टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि उसमें एक डीप थ्योरी होती है, एक तरीके की डीप थ्योरी होती है, और वो जो कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स को बताती है कंस्ट्रक्ट्स के बीच में। जैसे अगर हम किसी भी टैक्सोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रक्ट्स के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप्स की बात होती है। बट तो ये इसको हम टैक्सोनॉमी नहीं कहेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स एक टैक्सोनॉमी है, इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि टैक्सोनॉमी में हमेशा एक डीप थ्योरी होती है जो उन कंस्ट्रक्ट्स के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप को बताता है। बट ये सिर्फ एक क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, दिस इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन, और जो कि एक होलिस्टिक, इट इज़ होलिस्टिक इन नेचर। ये फ्रेमवर्क क्या ऑफर करता है, कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स को ऑफर करता है, यानी वर्च्यू ऑफ विजडम के अंदर बेसिकली अगर हम कॉग्निटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो वो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ किसके अंदर है, वो विजडम में है। सो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स कम अंडर वर्च्यू ऑफ विजडम। इमोशनल स्ट्रेंथ किसमें, करेज। सोशल कम्युनिटी स्ट्रेंथ, ह्यूमैनिटी, जस्टिस। प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड स्पिरिचुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया था कि अगर किस तरीके की स्ट्रेंथ आप विजडम में देख सकते हैं। तो विजडम में क्योंकि नॉलेज आता है, लव ऑफ लर्निंग आती है, दिस यू विल सी आगे चलकर, इसी वजह से यहाँ पर कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स की बात की गई। करेज में इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हो, आपके अंदर कितनी ब्रेवरी है, तो वो इमोशनली हाउ स्ट्रांग यू आर। सोशल कम्युनिटी स्ट्रेंथ में ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस, जिसमें लीडरशिप आ गया, जिसमें कि फेयरनेस आ गया, तो ये एक तरीके की सोसाइटी से रिलेटेड है, तो सोशल एंड कम्युनिटी स्ट्रेंथ। प्रोटेक्टिव मतलब टेम्परेंस एंड स्पिरिचुअल ट्रांजिडेंस। टेम्परेंस क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है आपको। प्रोटेक्ट कैसे करता है, एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है कि आप किसी चीज़ का एक्सेस ना कर दें, आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। दैट इज़ वाई प्रोटेक्टिव स्ट्रेंथ्स में टेम्परेंस आता है, और स्पिरिचुअल में ट्रांजिडेंस आता है, यानी आपका एक भगवान पर भरोसा, एक स्पिरिचुअलिटी आती है, दैट्स वाई। तो अगर इस तरीके से इसको हम देखेंगे तो हमें ये भी याद हो जाएगा कि कॉग्निटिव विजडम में आता है, इमोशनल स्ट्रेंथ करेज में, सोशल कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी, जस्टिस, प्रोटेक्टिव, टेम्परेंस एक तरीके का प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगा, और स्पिरिचुअल जो है वो ट्रांजिडेंस है। तो इसमें कितने स्ट्रेंथ्स हैं, इसमें टोटल 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं, और जिसको 6 वर्च्यूज में। तो दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड कि कितने कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं, तो 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं, और कितने वर्च्यूज हैं, 6 हैं। किसने दिए थे, पीटरसन सेलिगमैन ने दिए थे। कहाँ दिए थे, वैल्यूज इन एक्शन क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने, उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है। वर्च्यूज को हम पर्सनल ट्रेट बोल सकते हैं, ठीक है, जो जनरल प्रैक्टिस है, पर्सनली भी कम्युनली भी वैल्यूबल है। जैसे कि अगर हमारी टेंडेंसी कि हम काइंड रहें, या हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकली चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, तो ये एक तरीके की हमारे अंदर की एक पर्सनल ट्रेट हो गई, तो इट इज़ अ पर्सनल ट्रेट। 6 क्लासेस जो हैं, 6 वर्च्यूज़ हैं, जिसमें 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, यानी इन सबको मिलाकर ऑफकोर्स जैसे 6 फोजा इज 24, ठीक है, तो 6 × 4 क्या होता है, 24। क्यों 24 बोला जा रहा बार बार, वाई इट इज 24 and 6? बिकॉज हर एक वर्च्यू के अंदर 4 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है, तो 6 × 4 इज 24, तो टोटल मिलाकर 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है, राइट। सो लेट्स जल्दी जल्दी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है विजडम नॉलेज, फिर है करेज, फिर ह्यूमैनिटी, जस्टिस, टेम्परेंस एंड ट्रांसिडेंस।
इस तरीके से याद रहेगा, 6 × 4 से हमेशा 24 याद रहेगा कि हर एक 6 वर्च्यूज हैं, हर वर्च्यू के अंदर 4 कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, तो 6 × 4 इज 24। अब विजडम में क्या होता है, विजडम में बेसिकली कम्स नॉलेज, नॉलेज है, क्रिएटिविटी होना, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव आप कितने हैं, आप कितने ओपन आइडियाज़, ओपन थिंकिंग है, नॉवेल सिचुएशंस, नॉवेल, नए तरीके के आइडियाज़ आप सोच सकते हैं, क्यूरोसिटी होना, हर चीज़ को जानने की, जजमेंट, ओपन माइंडेडनेस, हम वी आर ओपन टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि हम एक ही इन्फॉर्मेशन को लेकर हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए, नो, ओपन, लव ऑफ लर्निंग अगेन, और पर्सपेक्टिव, हर चीज़ों को हम अलग अलग सबके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। उसके बाद आता है करेज। करेज में क्या है, ब्रेवरी, ठीक है, आपके अंदर कितनी ज़्यादा करेज है, कितनी हिम्मत है आपके अंदर कुछ करने की। परसिस्टेंस, एक कंटिन्यूटी है, यू आर परसिस्टिंग, परसिस्टेंस आपके अंदर है हमेशा कि ये काम हमने पकड़ा है तो हम इसको करके ही रहेंगे। ऑनेस्टी, जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है इंथुजियाज्म टू डू समथिंग, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट, कितना ज़्यादा एंथुजियाज्म आप ला सकते हैं अपने काम में, दिस इज़ करेज। तीसरा जो है वो है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या है, लव है, काइंडनेस होना, सोशल इंटेलिजेंस होना, राइट। तो जैसा ह्यूमैनिटी में 3 है, बट ऑफ कोर्स जैसे लव से रिलेटेड ही यहाँ पर कोई वर्ड आ सकता है या काइंडनेस से रिलेटेड कोई वर्ड आ सकता है, तो इस क्योंकि अलग अलग क्लासिफिकेशंस है, राइट। ट्रांसिडेंस क्या है, हम ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग, या हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है वॉट एवर आई हैव, एक होप होना हर चीज़ को लेकर। ह्यूमर, ह्यूमर का बहुत पूछता है, ह्यूमर किस में आता है, अंडर वर्च्यू ऑफ ट्रांसिडेंस में ह्यूमर है। ऑल द क्वेश्चंस आई विल ब्रिंग टुमारो, सवालों के महा एपिसोड में सारे क्वेश्चंस होंगे, तो यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट, ठीक है, उस तरीके पता चल जाएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, PYQs उसमें रहेंगे, तो कल की वीडियो भी बिल्कुल देखिएगा। ह्यूमर, ह्यूमर क्या है, ह्यूमर आप कितना ज़्यादा लोगों को हंसा सकते हैं, आप कितना ज़्यादा ओपन है मजाक लेने के लिए, कितने ज़्यादा आप चिल टाइप आपकी पर्सनैलिटी है। स्पिरिचुअलिटी कितना है, भगवान में फेथ, रिलीजियस। टीम वर्क, जस्टिस ऑफ कोर्स, क्योंकि सोशल और कम्युनल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, तो इसमें टीम वर्क, फेयरनेस, लीडरशिप, अगेन ये इसके पहले बात हो चुकी है। एंड इसके बाद आता है आपका मॉडरेशन, बट यहाँ पर मॉडरेशन का मतलब है अलग अलग नाम है, जैसा मैंने कहा, तो मॉडरेशन को हम टेम्परेंस भी कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसी तरह अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ये नाम और ये वर्ड कैसे लिंक हो सकता है, तो मॉडरेशन को हम टेम्परेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सेस से बचाते हैं किसी चीज़ को, जैसे फॉरगिवनेस, हम फॉरगिव कर रहे हैं, मॉडेस्टी है हमारे अंदर, प्रूडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो मेन असेसमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हम इन स्ट्रेंथ्स को अब ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए, तो हम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन एज हो गया, इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट हो गई, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम मेज़र कर सकते हैं, राइट। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ का मतलब होता है कि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस होते हैं एंड उसी तरीके से उनको आंसर करना है, हमने एक क्वेश्चन तैयार किया है, उसी तरीके से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। मेन क्राइटेरिया फॉर कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स दैट दे कम अप विथ आर दैट ईच ट्रेट, अब इसका एक क्राइटेरिया होता है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स के एक क्राइटेरिया होता है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पर कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स बनी है। तो बिल्कुल पहला क्या है, बी स्टेबल एंड अक्रॉस। अब जैसे अगर ट्रेट के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी में हमने पढ़ा भी है, ट्रेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल अक्रॉस सिचुएशंस, बिल्कुल स्टेबल होती है, इट इज़ कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस एंड स्टेबल ओवर टाइम। तो स्टेबल रहती है, ऐसा नहीं कि आज हम ऑनेस्टी शो कर रहे हैं बट कल हम अपनी ऑनेस्टी को हमने ख़त्म कर दिया, तो ऐसा नहीं है, तो दैट इज़ नॉट माई ट्रेट देन। अगर हमारी ट्रेट स्टेबल नहीं है, अगर हमारी ट्रेट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो हमारे अंदर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। बी वैल्यूड इन इट्स ओन राइट इवन इन द एब्सेंस ऑफ अदर बेनिफिट्स, तो मतलब कि हम उसको वैल्यू कर रहे हैं, इवन अगर हमें उसके संग बेनिफिट्स नहीं भी मिल रहा है तो भी उसको वैल्यू मिल रही है, राइट। बी रिकॉग्नाइज्ड एंड वैल्यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी कल्चर, इसको नॉन कंट्रोवर्शियल भी माना जाता है, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कल्चर प्रोवाइड रोल मॉडल्स दैट पोजेस द ट्रेट्स सो अदर पीपल कैन रिकॉग्नाइज इट्स वर्ड्स। इसका क्या मतलब है, कल्चर्स जो है वो रोल मॉडल को लेकर आते हैं कि ये एक रोल मॉडल है,
है ना, और इसके अंदर ये ट्रेट है, तो हम उनको भी उनकी वर्थ को रिकग्नाइज कर पाएँ। जैसे हमने अगर कोई एक फिगर ले आया महात्मा गांधी या कोई भी फिगर, उनको हम कह रहे हैं इनके अंदर ऐसी ट्रेट है। सो दिस इज़ व्हाट कल्चर्स जो है वो रोल मॉडल प्रोवाइड करते हैं जो उस ट्रेट को पोजेस करते हैं, ताकि दूसरे जो है उसकी वर्थ को रिकग्नाइज कर पाएँ। एंड पेरेंट्स एम टू इंस्टिल द ट्रेट ऑफ वैल्यू, और पेरेंट क्या करते हैं, इस तरीके के ट्रेट को इंस्टिल उनमें जगाने की, उनमें लाने की कोशिश। अब डिस्कस करेंगे एक एक करके वर्च्यू को, वर्च्यू ऑफ विजडम। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है, बट फिर भी आई एम डिस्कसिंग, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो वर्च्यू ऑफ विजडम एंड नॉलेज क्या है, जितना ज़्यादा क्यूरियस एंड क्रिएटिव आप होते हैं, जैसा हमने इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हम जितना ज़्यादा हम पर्सपेक्टिव गेन करते हैं विजडम, और हम जो भी सीख रहे हैं उसको हम बहुत लर्न करते हैं, तो वर्च्यू विजडम नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम अब एक्वायर करते हैं और हम अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं। जैसे क्रिएटिविटी अगेन जो स्ट्रेंथ्स होती है जो इस वर्च्यू को एक्कम्पनी कर रहा है, जिसमें हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को, राइट। क्रिएटिविटी लाइक एग्जाम्पल, जो उनकी क्रिएटिविटी थी उन्होंने उसको मदद की, इट हेल्प्ड हिम टू एक्वायर नॉलेज एंड विजडम। क्यूरोसिटी होना, open mindedness and love of learning, which already we have discussed. करेज में जितने ज़्यादा ब्रेवर होते हैं, जितने ज़्यादा परसिस्टेंट हम बनते हैं, उतना ज़्यादा हमारी ऑनेस्टी बढ़ती है, बिकॉज हम एक फीलिंग ऑफ हम अच्छे एक स्टेट ऑफ फीलिंग वाइटल पर आते हैं, एंड और ज़्यादा करेज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ्स दैट अकम्पनी दिस वर्च्यू, मतलब इस वर्च्यू के अंदर क्या स्ट्रेंथ्स आती है, it involves accomplish goals in the face of things that up. Now this definition is very important. इस पे आता है strengths that accompany this virtue. जो strengths इसमें virtue में आ रही है, इसमें क्या होता है, हम उस goals को accomplish करते हैं in the face of things that oppose it. मतलब कोई ऐसी चीज़ जो oppose हो रही है but हम उसको करना चाह रहे हैं. So bravery, persistence, integrity and vitality. Humanity. So ओफ्रा विनफ्री को सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन माना जाता है, बिकॉज एक रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट होता है, एक सोशल इंटेलिजेंस होना, काइंडनेस प्रैक्टिस करना, लव शो करना। तो इसमें क्या है, केयरिंग एंड बीफ्रेंडिंग अदर्स, केयर जब होती है तो लव, काइंडनेस एंड सोशल इंटेलिजेंस इसमें आता है। वर्च्यू ऑफ जस्टिस, महात्मा गांधी क्या थे, ही वॉज द लीडर, सो इन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई, ही हेल्प्ड क्रिएटेड मूवमेंट्स फॉर सिविल राइट, एक एक्टिव सिटीजन बनकर। सो इट हैड बीन अप्लाइड वर्ल्ड वाइड, इनके काम को अप्लाई किया गया है। सो जो भी स्ट्रेंथ्स इसमें आती है, जो हेल्दी और स्टेबल कम्युनिटी लेकर आते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है। सो बीइंग एन एक्टिव सिटीजन, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, लॉयल है, टीम मेंबर है, सो फेयरनेस, लीडरशिप इसमें आता है। तो हम जब एक एक्टिव सिटीजन हैं, जो हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लॉयल हैं, हम टीम मेंबर, दीज ऑल आर कमिंग अंडर जस्टिस। अगेन टेम्परेंस इज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सेसेस, तो ये एक प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ है जो इसके पहले डिस्कस हुआ है कि हम फॉरगिविंग है, मर्सीफुल, हम्बल, प्रूडेंट, इन कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर, हम एरोगेंट, सेल्फिश नहीं होते, ये हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम बीइंग एरोगेंट एंड सेल्फिश, या कोई भी ऐसी ट्रेड जो कि एक्सेसिव हो या जो अनबैलेंस्ड हो। तो प्रिवेंटिंग फ्रॉम एक्सेसेस इज वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस। तो इसमें फॉरगिवनेस, मर्सी, ह्यूमिलिटी, प्रूडेंस, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। एंड लास्टली वर्च्यू ऑफ ट्रांसिडेंस में जैसे दलाई लामा का एग्जाम्पल है कि वो ओपनली बोलते थे, क्योंकि उनको कभी भी होप नहीं उन्होंने छोड़ा ह्यूमैनिटी के पोटेंशियल को, राइट। एंड इसमें क्या है, फोर्जिंग कनेक्शंस टू द लार्जर यूनिवर्स एंड प्रोवाइडिंग मीनिंग। तो ब्यूटी, एक्सेलेंस को अप्रिशिएट करना, एक ग्रैटिट्यूड होना, होप होना, ह्यूमर, प्लेफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे ट्रांसिडेंस में आते हैं। ये जो ह्यूमन स्ट्रेंथ्स हैं, दे कैन एक्ट एज बफर्स अगेंस्ट मेंटल इलनेस। इनको हम मेंटल इलनेसेस के अगेंस्ट बफर की तरह मान सकते हैं, यानी ये मेंटल इलनेस को कम कर सकता है। जैसे अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो डिप्रेस होने के चांसेस कम होते हैं। सो एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, ये साइकोपैथोलॉजी का एक इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है। और जितने भी पॉजिटिव थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, कोचेस हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स ये सारे मेथड को यूज़ करते हैं, टेक्निक्स को, कि वो इन लोगों के स्ट्रेंथ को बिल्ड करें और इनकी लाइफ्स को ब्रॉडन करें। सो VIA क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे जितने भी हैं। So this is all about today's video, and next will be all the MCQs of well-being and self-growth.